सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अनूप कुमार शर्मा। पिछले क्लास में हम लोग फिजिक्स चैप्टर 2 में क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 2 में हम लोग कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिस्कस किए थे। हम लोग ये पढ़े थे कि एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा। अगर हम लोग उसको V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दें तो कैपेसिटर क्या करता है कि एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो ये पढ़ा गया था कि अगर एक कैपेसिटर को हम लोग किसी बैटरी से कनेक्ट कर लें तो उसमें एनर्जी स्टोर करता है E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। ये पढ़ा गया था। इसका डेरिवेशन भी हम लोग किए थे कि कहाँ से ये डेरिवेशन करके बताया गया था कि कहाँ से ये आया रिजल्ट। और Q इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं C भी। तो इस तरह से एनर्जी हो जाएगा Q की जगह पर ये लिखें, अगर C भी लिखें और उसका स्क्वायर करें तो C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C होगा और ये C एक कैंसिल होगा और ये आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। तो ये याद रखना है कि कैपेसिटर जो है अगर उसको V उसका कैपेसिटेंस C है और V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करें तो वो उस एनर्जी जो स्टोर करेगा वो हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और अगर चार्ज दिया है तो इसको भी याद कर सकते हैं कि Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C एक कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दो कैपेसिटर को चार्ज किया जाए और चार्ज करने के बाद दोनों को अगर कनेक्ट किया जाए तो कनेक्ट करने के बाद कितना वो एनर्जी का लॉस होगा, इसको हम लोग लॉस ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे जब दो कैपेसिटर को हम लोग आपस में कनेक्ट करें, पैरेलल में कनेक्ट करें। ठीक है। तो पहले हम लोग एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल तो कॉमन पोटेंशियल में जैसे एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है और इसको कनेक्ट किया गया एक बैटरी से। ठीक है। और एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C2 है इसको भी एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। सपोज कर लें कि इसको V1 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया और इसको V2 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया। और कनेक्ट करने के बाद अगर हम लोग बैटरी से कनेक्ट करें तो ये चार्ज हो जाएगा, फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें फिर भी इस पे चार्ज रहेगा। ये कैपेसिटर C1 और C2 चार्ज हो जाएगा। तो इस पे चार्ज आएगा कितना, तो इस पे चार्ज आएगा, इसको Q1 लिखें तो ये हो जाएगा C1 V1, ये चार्ज आएगा। और इस पे चार्ज कितना आएगा, ये आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू C2 V2। ठीक है। अब क्या करते हैं कि बैटरी को डिस्कनेक्ट करके दोनों कैपेसिटर को आपस में पैरेलल कनेक्ट कर लेते हैं। ये कैपेसिटर हो गया और ये दूसरा कैपेसिटर। अब इसको हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर लेते हैं। C1 है और ये C2 है। पहले तो क्या किए कि दोनों कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किए और ये जब चार्ज हो गया, इसमें एनर्जी स्टोर हो गया, तब उस दोनों कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर लिए। तो इसको V1 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। इसको V2 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। और जैसे ही हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इस दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। लेट V इज इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल
कॉमन पोटेंशियल, दोनों के लिए ये जो पोटेंशियल होगा वो कॉमन हो जाएगा। अब इस पे जो चार्ज आएगा, इस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इसका भी v हो गया और इसका भी v हो गया, तो इसका पोटेंशियल, इस पे चार्ज आएगा q इज इक्वल टू सी भी, तो C1 v, इस पे चार्ज आ जाएगा है ना, इसको Q1 प्राइम लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं Q1 प्राइम इज इक्वल टू C1 भी, और इसको Q2 प्राइम लिख देते हैं, ये हो जाएगा C2 भी। ठीक है, तो शेयरिंग से पहले मतलब कनेक्ट करने से पहले अलग अलग चार्ज किया गया, तो इस पे चार्ज C1 V1 आया, इस पे C2 V2 आया, और जब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, और इस पे चार्ज आ जाएगा C1 भी, तो इस पे चार्ज आएगा C2 भी। और फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग जानते हैं कि चार्ज होगा किसी सिस्टम का वो कंजर्व होगा, ये वाला चार्ज इन दोनों चार्ज का सम और इन दोनों का चार्ज का सम जो होगा वो इक्वल होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, सॉरी एनर्जी नहीं, यहाँ चार्ज कंजर्वेशन करेंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 वो बराबर हो जाएगा Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम के, तो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V। ठीक है, और यहाँ से हम लोग V कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू V कॉमन ले लिए C1 प्लस C2, तो यहाँ V इज इक्वल टू आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये जो पोटेंशियल आया वो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, जैसे दोनों कैपेसिटर को जब कनेक्ट करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब इसका यूज हम लोग कर लेंगे लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करते समय। लॉस ऑफ एनर्जी इन द केस ऑफ कैपेसिटर, लिख सकते हैं इन द केस ऑफ कैपेसिटर। तो पहले एक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं जिसमें एक कैपेसिटर है, इसको V1 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया। इसका कैपेसिटेंस है C1। एक दूसरा कैपेसिटर है जिसको V2 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया, इसका कैपेसिटेंस है C2। तो ये चार्ज हो जाएगा और इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा। कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो इसको E1 लिखते हैं, E1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर, यही होगा। कैपेसिटर को जब हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें एनर्जी इतना स्टोर होगा, बैटरी जब उसको चार्ज कर देता है ना, तो हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, इसका एनर्जी हो जाएगा 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये हो गया। और जब इसको हम लोग कनेक्ट कर दें
आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दे, तब क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये बिफोर कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन, ये आफ्टर, आफ्टर कॉम्बिनेशन। आफ्टर कॉम्बिनेशन में दोनों कैपेसिटर को लोग पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, तो पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एनर्जी हो जाएगा E1, E1 प्राइम होगा हाफ C1 V स्क्वायर, क्योंकि इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और E2 हो जाएगा E2 हाफ C2 V स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन, टोटल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन ई इनिशियल ले लेते हैं, ई इनिशियल, ये दोनों को ऐड करेंगे E1 प्लस E2, ये आएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। सिंपल है। और यहाँ पे देख लेते हैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर कॉम्बिनेशन ई फाइनल लिख देते हैं इसको, तो ये हो गया E1 प्राइम प्लस E2 प्राइम, ये हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है ई फाइनल, इसमें से हाफ कॉमन आ जाएगा, 1/2 कॉमन आ जाएगा, और V स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 और V स्क्वायर को यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को ये देखना है, ये तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए कि जब दो कैपेसिटर को अलग अलग चार्ज किया जाए तो उस दोनों का अलग अलग एनर्जी इतना होगा, और इस दोनों को टोटल को ऐड करें तो इतना एनर्जी हुआ। अब इसको चार्ज करने के बाद पैरेलल अगर कनेक्ट कर दें, तो पैरेलल कनेक्ट कर दें तो क्या एनर्जी आया, इतना एनर्जी आया। तो अब ये देखना है कि इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होगा, अगर होगा तो कितना होगा, तो हम लोग माइनस करके देखेंगे, है ना। इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे, तो इनिशियल में से अगर फाइनल को माइनस करें और ये प्लस पॉजिटिव मिला तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा है और ये कम है ना। और ऐसा मिलेगा भी, पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना। तो ये इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि इस प्रोसेस में जो एनर्जी का लॉस हुआ वो कितना होगा। चार्ज कंजर्व रहेगा, इस पे का टोटल चार्ज, इस पे का टोटल चार्ज ऐड करेंगे और कंबाइंड करें तब भी चार्ज उतना ही रहेगा, लेकिन एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। और ये जो भी है वो कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल अभी पढ़े थे इसके पहले, कॉमन पोटेंशियल इतना होगा, तो V की जगह पर हम लोग ये रख लेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो इसको लिख लेते हैं अगले पेज में, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन, बिफोर कॉम्बिनेशन E इज इक्वल टू E इनिशियल, ये आया था हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। उसके बाद टोटल एनर्जी
आफ्टर कॉम्बिनेशन, टोटल एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन ई फाइनल ये मिला हाफ C1 प्लस हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। और V क्या है? कॉमन पोटेंशियल है, और V की जगह पर लिख सकते हैं वी नो दैट V इज इक्वल टू, V सॉल्व किया गया था C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये कॉमन पोटेंशियल हो गया, और यहाँ जो भी है वही कॉमन पोटेंशियल है, तो इसकी जगह पर अगर ये वैल्यू रखें तो फाइनल एनर्जी मिलेगा 1/2 C1 प्लस C2, और V स्क्वायर की जगह पर इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका भी स्क्वायर, अलग अलग कर लेते हैं, C1 प्लस C2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा C1 प्लस C2 और यहाँ C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा इससे, और मिला फाइनल एनर्जी वो आया C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2। तो बिफोर कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी सिस्टम का ये था, और आफ्टर कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी ये हम लोग कैलकुलेट किए। अब दोनों को माइनस करके देख लेते हैं कि एनर्जी का लॉस कितना होगा। इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है ना, इसमें से फाइनल इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे, तो लॉस ऑफ एनर्जी है ना। तो बिफोर कॉम्बिनेशन आफ्टर कॉम्बिनेशन, तो बिफोर कॉम्बिनेशन कितना एनर्जी है उसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा वो होगा ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। हम लोग चेंज नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कितना लिखें? ये हुआ ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, तो ई इनिशियल हो गया हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर में से माइनस करना है, क्या था वैल्यू? ये वाला, ये इनिशियल तो इतना लिख दी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, इसमें से ये माइनस करना है, और इस वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2, ठीक है, यही था, लिख लीजिए यहाँ पे C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, 2 C1 प्लस C2, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस,
अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस, अब ये रहा, ये 2 कैंसिल हो गया, अब इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर फिर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये सब माइनस में हो जाएगा, तो इसको भी लिख लेते हैं माइनस ए स्क्वायर, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर फिर हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना, ये ब्रैकेट हटेगा तो सब माइनस हो जाएगा, तो इसको यहीं पे लिख दे रहे हैं C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 2ab 2 C1 C2 V1 V2 V1 V2। अब यहाँ देखेंगे कि ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, फिर एक और है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो रहा है, और जो बच गया उसमें से इसमें C1 C2 है, इसमें भी C1 C2 है और यहाँ भी C1 C2 है, तो ये कॉमन ले लेते हैं, C1 C2 को कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये V2 स्क्वायर हो गया, और फिर माइनस 2 V1 V2 डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2, क्लियर है ये, तो ये लॉस ऑफ एनर्जी जो है, लॉस ऑफ एनर्जी मिला C1 C2, और यहाँ ध्यान देंगे ये a V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे फिर इतना ही मिलेगा, डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2, ठीक है, तो लॉस ऑफ एनर्जी, और इसको ध्यान दीजिएगा ये जो एक्सप्रेशन मिला हमको ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, C1 C2 V1 V2 के किसी भी वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि C1 और C2 जो है वो तो नेगेटिव होता नहीं है, कैपेसिटेंस नेगेटिव में नहीं होता है, और यहाँ जो सवाल है V1 और V2 का, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, तो V1 अगर ज्यादा हो V2 से तब भी ये पॉजिटिव आएगा, V2 ज्यादा हो V1 से तब भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि एनर्जी का लॉस होगा, पहले वाले एनर्जी में से हम लोग बाद वाला एनर्जी माइनस किए और ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि पहले वाला एनर्जी ज्यादा था, बाद वाला एनर्जी कम है, इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस हुआ है और वो लॉस ऑफ एनर्जी इतना होगा, तो एक्सप्रेशन आप लोग याद रख सकते हैं, अगर ये याद रहे तो कुछ टाइम बचेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय, अदरवाइज अलग अलग एनर्जी सॉल्व करके निकाल करके उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू C1 प्लस C2, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, A 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? कितना एनर्जी स्टोर करेगा, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, तो इसमें एनर्जी स्टोर जो होगा वो होता है, अब दिया क्या है, यहाँ ध्यान देंगे कि ये दिया है पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और कैपेसिटेंस दिया है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ सी वी स्क्वायर, तो सी है
12 पिको फैराड। पिको का मतलब हुआ 10 टू द पावर माइनस 12, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड। और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वो है 50 वोल्ट। अब यहाँ रखेंगे हाँ सी, सी हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और ये भी हो गया 50 का स्क्वायर, 50 इंटू 50 है ना। तो इसको कैंसिल कर लीजिए 6 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 6 300 हो जाएगा और 300 और फिर ये इंटू 50 कितना हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 जूल। यहाँ ले सकते हैं, यहाँ पे 1.5 इंटू 10 का पावर 1 2 3 4 जीरो कम कर लेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 8 जूल एनर्जी होगा। इतना एनर्जी वो स्टोर करेगा। कैपेसिटर क्या करता है, जब उसको हम लोग चार्ज करते हैं तो वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो यहाँ ये जो कैपेसिटर था, अगर उसको 50 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करें तो जब वो फुल चार्ज हो जाएगा तो कितना एनर्जी स्टोर कर लेगा, कितना एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है कि a 600 pico farad capacitor is charged by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in this process? तो पहले तो क्या है कि एक कैपेसिटर है 600 पिकोफैराड का 600 पिकोफैराड कैपेसिटर को 200 वोल्ट से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये चार्ज हो जाएगा और उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा। अब क्या करता है कि इसको डिस्कनेक्ट करने पर भी वो चार्ज रहेगा, एनर्जी को वो स्टोर कर लेता है, उतना ही एनर्जी उसमें स्टोर रहेगा। तो वहां से डिस्कनेक्ट करके एक और 600 पिकोफैराड कैपेसिटर के साथ जोड़ देता है, लेकिन ये वाला जो 600 पिकोफैराड का कैपेसिटर है वो अनचार्ज है, यानी इस पे कोई एनर्जी नहीं है, तो उसको इसके साथ जोड़ देता है। तो इस प्रोसेस में कितना एनर्जी का लॉस होगा। तो पहले ये क्या करता है कि 600 पिकोफैराड के एक कैपेसिटर को, इसको हम लोग C1 मान लेते हैं, C1 इज इक्वल टू 600 पिकोफैराड। इसको कनेक्ट करता है एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट। तो इसको V1 लिख दे रहे हैं जो कि 200 वोल्ट है। तो इस पे तो चार्ज आएगा, एनर्जी भी स्टोर करेगा। एक और कैपेसिटर है C2, वो भी 600 पिकोफैराड का है और इसको ये अनचार्ज है। अनचार्ज है का मतलब है कि इसको किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया है, यानी V2 इज इक्वल टू हम लोग का 0 है, इसमें कोई एनर्जी नहीं स्टोर होगा अभी। अब क्या करता है कि इस कैपेसिटर को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके, तो डिस्कनेक्ट करने के बाद भी इसमें एनर्जी रहेगा, है ना, इसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाएगा चार्ज करने के बाद, वो बैटरी हटा दे तो भी इसमें एनर्जी रहेगा। तो यहाँ से डिस्कनेक्ट करके उसको इसके साथ जोड़ देता है। अभी फाइनली क्या है कि ये C1 और C2 को कनेक्ट कर देता है, इस तरह से कनेक्ट किया C1 और C2 को। तो चार्ज का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ये तो चार्ज हो गया है, इसमें का चार्ज इसमें आएगा, C2 में आएगा जो कि अनचार्ज है। कनेक्ट करने के बाद तब तक आएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस कितना होगा। तो अभी जो लॉस ऑफ एनर्जी वाला फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं वो अगर याद हो तो डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। जहाँ हम लोग को C1 पता है, C2 पता है, V1 पता है और V2 पता है,
तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्या था, C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2, यही था। यही था लॉस ऑफ एनर्जी, हम ये पढ़े C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2, ठीक है। तो इसका यूज कर लेंगे यहाँ से और सॉल्व कर लेंगे। अभी ध्यान दीजिए, लॉस ऑफ एनर्जी को अगर जूल में निकालना है तो इसको जो पिको फैराड है इसको चेंज करना होगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये तो ऐसा यूनिट में है, तो 600 जो पिको फैराड लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं 600, पिको का मतलब 10 टू द पावर माइनस 12, और C2 भी है वो 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। V1 200 माइनस ये क्या हुआ, V2 जो है वो 0 है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2, 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 प्लस 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, इतना जूल एनर्जी का लॉस होगा, और ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में ये एनर्जी लॉस होगा, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, है ना। 10 टू द पावर माइनस 12 जो है वो कॉमन हो जाएगा, और कॉमन होगा तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, वो एनर्जी जो होगा लॉस होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 24 है एडिशनल एक्सरसाइज का, जिसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ 2 फैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन दैट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करना है कि कैपेसिटेंस निकालना है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी कैपेसिटेंस नहीं, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2 फैराड है, तो प्लेट का एरिया क्या होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट होता है ना, तो दो पैरेलल प्लेट है, तो उसमें से प्लेट का एरिया क्या होगा, अगर दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन 0.5 सेंटीमीटर है और कैपेसिटेंस 2 फैराड है। अब ये कह रहा है कि यू विल रियलाइज फ्रॉम योर आंसर व्हाई ऑर्डिनरी कैपेसिटर आर इन द रेंज ऑफ माइक्रोफैराड और लेस। ये शुरू में बताया गया था जब हम लोग कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट किए थे उस समय, कि जो कैपेसिटर होता है उसका ऐसा यूनिट तो फैराड होता है, ठीक है, लेकिन जनरली जो कैपेसिटर होता है वो माइक्रो फैराड में मिलता है, पिको फैराड में मिलता है, नैनो फैराड टाइप का मिलता है, फैराड में कैपेसिटर नहीं मिलता है। माइक्रो फैराड तो काफी छोटा हो गया फैराड की तुलना में, ये 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड हो गया, ये 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड हो गया, और ये 10 टू द पावर माइनस 9 फैराड हो गया। तो जो कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल होता है, कंडेंसर जिसको बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो उसका जो वैल्यू होता है वो माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड होता है, फैराड में नहीं मिलता है। तो वही इस बात को कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए, ये तो कह रहा है कि 2 फैराड है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2 फैराड है, तो प्लेट का एरिया क्या होगा। और इस आंसर से हम लोग रियलाइज कर पाएंगे कि कोई भी जो कैपेसिटर होता है वो जनरली माइक्रो फैराड, नैनो फैराड टाइप का क्यों मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो है
2 फैराड ऐसा यूनिट में है, और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, काफी कम डिस्टेंस है। इसको मीटर में बदल दें तो 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो एरिया निकालना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना होता है। तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे C की जगह पर 2 रखेंगे, A निकालना है, कैलकुलेट करना है, और ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ऐसा यूनिट में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना होता है, डिवाइडेड बाई D 0.5 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो यहाँ से एरिया मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो A हो जाएगा। A इज इक्वल टू होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 में 1 हो जाएगा, तो 10⁻⁻2 10⁻⁻2 होगा। डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ए हुआ, तो ये कैंसिल होकर के -10 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर ऐसे लिख देते हैं 1/8.85 इंटू 10 का पावर 10 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए ये आंसर, जो प्लेट का एरिया होगा वो इस ऑर्डर का होगा 10⁻10 मीटर स्क्वायर, है ना। तो इतना बड़ा एरिया होगा प्लेट का, इतना बड़ा एरिया लेंगे अगर प्लेट का, तब जाकर के 2 फैराड का कैपेसिटर बनेगा। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा, बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा। इसको आपको किलोमीटर स्क्वायर में भी बदल सकते हैं, तो काफी बड़ा एरिया आएगा, है ना। तो उतने बड़े एरिया वाले 2 प्लेट को अगर हम लोग इतना सेपरेशन पे रखें, तब जाकर के 2 फैराड का कैपेसिटर बनेगा। और इतना बड़ा एरिया लेना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है ना। प्रैक्टिकली ये असंभव सा काम लगता है, काफी बड़ा एरिया हो गया। इस वजह से अभी असंभव तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत कठिन काम है कि बहुत बड़े एरिया को, है ना, 2 प्लेट को अगर इस सेपरेशन पे रखें तो 2 फैराड का कैपेसिटर बनेगा। इसी वजह से लोग इतना बड़ा एरिया तो ले नहीं पाएंगे। इसी वजह से जो कैपेसिटेंस होता है वो जनरली माइक्रो फैराड में मिलता है, नैनो फैराड में मिलेगा, या पिको फैराड में मिलता है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 था। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।